सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ जॉर्ज पंचम की नाक और व्याख्यान संख्या 1। ये पाठ जो है आपकी पूरक पुस्तक कृति का भाग 2 में से लिया गया है और इसके लेखक है कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है वो कमलेश्वर द्वारा रचित है और इसका आज हम व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। कमलेश्वर जी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। तो नई कहानी के सुविख्यात रचनाकार कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और इन्होंने मैनपुरी के हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से एमए हिंदी में पास किया, यानी एमए जो की थी वो इन्होंने हिंदी विषय से की थी। पत्रकारिता में भी इनका विशेष लगाव रहा। नई कहानी, सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का संपादन कमलेश्वर ने बहुत ही कुशलता के साथ किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इन्होंने अनेक परिचर्चाओं में भाग लिया। जीवन के कुछ वर्ष इन्होंने मुंबई की फिल्मी दुनिया में व्यतीत किए। वहाँ इन्होंने अनेक फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों की पटकथा एवं संवाद लिखे हैं। इनकी कहानियों में कस्बे मैनपुरी, इलाहाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर का रंग स्पष्ट उभरा है। इनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। अब हम जानते हैं कमलेश्वर जी की रचनाएं। तो कमलेश्वर जी की जो रचनाएं हैं उनमें जो उनका कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह के अंतर्गत इनकी कहानियां हैं राजा निरंबसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, तलाश, जिंदा मुर्दे, आधी दुनिया और मेरी प्रिय कहानियां आदि हैं। उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने उपन्यास लिखे हैं काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, वही बात, एक सड़क 57 गलियां, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान आदि। नाटक के अंतर्गत इन्होंने नाटक में चारुलता, अधूरी आवाज़, कमलेश्वर के बाल नाटक आदि लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत में इनका है खंडित यात्राएं, संस्मरण में भी, विधा में भी इन्होंने लिखा है, अपनी निगाह में। और अब हम जानते हैं कमलेश्वर जी की साहित्यिक विशेषताएं। तो बच्चों, कमलेश्वर जो है नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जनजीवन की विभिन्न विसंगतियों, कुंठाओं, पीड़ाओं और वर्जनाओं का चित्रण यथार्थ के धरातल पर किया गया है, यानी वास्तविकता की ज़मीन पर किया गया है। समाज का प्रत्येक पक्ष इनकी कहानियों में मुखरित हुआ है। इसमें आधुनिक समाज में व्याप्त का अर्थ होता है फैली हुई, स्वार्थ की जो भावना है, घृणा की भावना है, नफरत की भावना है और आत्महत्या जैसी भावनाओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब मार्मिक का अर्थ होता है मर्म को जो स्पर्श कर जाए। मर्म जमा एक, मर्म यहाँ पर मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब हम पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, बच्चों पाठ के नाम से ही पता चलता है कि पाठ जो रचा गया है वो सारा नाक के ऊपर है और नाक किसकी है? जॉर्ज पंचम की। तो प्रस्तुत निबंध एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें कमलेश्वर जी ने भारतीय सरकार की परतंत्र मानसिकता को प्रकट किया है। परतंत्र का अर्थ क्या होता है? गुलाम। हमारे समाज में नाक जो है इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, अर्थात नाक मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। इसी के व्यंग्यात्मक अर्थ का उपयोग करते हुए लेखक ने इस पाठ में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर ही केंद्रित किया है। लेखक और अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी मिलने के बाद भी भारतीयों ने विदेशी आकर्षण को नहीं छोड़ा। लोगों की इसी मानसिकता पर लेखक ने यहाँ पर गहरा प्रहार किया है कि भले ही हम आज़ाद हो गए हैं या देश आज़ाद हो गया है
लेकिन अभी भी लोगों के मन से जो गुलामी की भावना उनके अंदर है वो अभी नहीं निकली है। अर्थात यहाँ पर भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर कमलेश्वर जी ने करारा व्यंग्य किया है कि भले ही हम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के, किंतु आज भी हम विदेशी लोगों की जी हजूरी करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। समाज में नाक जो है वो मान सम्मान की प्रतीक मानी गई है बेटा, और नाक को लेकर अनेक मुहावरों की रचना की गई है, जैसे नाक कटवाना, नाक कटना, नाक ऊंची होना, नाक रखना आदि। तो यहाँ नाक कटना मुहावरे का अर्थ विस्तार से करते हुए इसका प्रयोग किया गया है। सारा व्यंग्य जो है इस मुहावरे के इर्द गिर्द ही घूमता है। पाठ में सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की गई है। तो अब हम इस पाठ का सार जो है वो विस्तार से जानेंगे कि इस पाठ में क्या है, लेकिन उससे पहले हम पाठ में आए जितना अंश हम पढ़ेंगे उसमें जो कठिन शब्द हमें लगे हम उनका अर्थ देखते हैं। तो शब्द है मय। मय का अर्थ होता है सहित या के साथ। शाही दौरा, शान शौकत से भरा आगमन, स्वागत करना। सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव। फौज फाटा, सेना तथा शाही कर्मचारी। कतरन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का कोई अंश हो, चाहे कपड़े का हो, कागज़ का हो। तो पाठ में अखबार का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर अखबार में से काटा हुआ अंश कतरन। तूफानी का अर्थ होता है तेज़, कि तेज़ गति से, तूफानी दौरा, तेज़ गति से दौरा करना, तेज़ गति से यात्रा करना। जन्मपत्री, जन्मपत्री का अर्थ होता है कि ज्योतिष के हिसाब से जन्म कुंडली बनाना। कारनामा, कारनामा का अर्थ है काम या कार्य। बावर्ची, बावर्ची कहते हैं रसोइये को। और खानसामा, तो खानसाम जो होता है वह शाही महल का भंडारी होता है, अर्थात जो पाकशाला होती है, रसोई घर जो होता है उसका जो भंडार होता है, उसका जो प्रबंधक होता है उसको कहते हैं खानसाम। सनसनी फैलना, खलबली मचना या सन्नाटा फैल जाना। बेसाख्ता, बेसाख्ता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। जान हथेली पर रखना, प्राणों को संकट में डालना। रहमत, रहमत का अर्थ क्या है? कृपा। करिश्मा, करिश्मा का अर्थ है जादू या आश्चर्य। काया पलट होना, तो काया पलट होना मतलब पूरी तरह से बदलाव होना, अर्थात परिवर्तन होना, या जो चीज़ पहले थी वैसी न होकर उसमें अंतर आ जाना। बहस, बहस का अर्थ होता है बातचीत या चर्चा, किसी बात को लेकर बातचीत की जाए या चर्चा की जाए। नाजनीन, नाजनीन का अर्थ होता है कोमल, कोमलांगी होता है, कोमल अंगों वाली, तो कोमल स्त्री जिसके कोमल अंग हैं। दास्तान, दास्तान का अर्थ है कहानी, तो यहाँ दास्तान जो है वो नाग की दास्तान है, अर्थात नाग की बड़ी लंबी कहानी यहाँ दी गई है। प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ प्रस्ताव पास करना, प्रस्ताव पास करना का अर्थ है किसी मत या विचार को समर्थन देना। पन्ने रंगना, बहुत कुछ लिखना। हथियारबंद, हथियार सहित। तैनात का अर्थ है नियुक्त। अजायब घर, तो अजायब घर जो होता है बेटा वह ऐसा भवन होता है जहाँ पुरानी मृत चीज़ों का संग्रह किया जाता है, अर्थात जो मृत चीज़ जो है, जो उसके जो अवशेष होते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है अजायब घर के अंदर। लाट, लाट का अर्थ खंभा भी होता है और लाट का अर्थ मूर्ति भी होता है। मजाल, मजाल का अर्थ है हिम्मत या साहस। गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध होता है छिपकर किया गया युद्ध, यानी छिपकर प्रहार किया जाए, युद्ध किया जाए, वो कौन सा युद्ध कहलाता है? गुरिल्ला युद्ध। गश्त का अर्थ है पहरेदार का घूमना, कि गश्त लगना, पहरेदारों का घूमना। अब हम इस पाठ के हमने यहाँ पर कुछ मुख्य संकेत बिंदु लिखे हैं, तो उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला मुख्य संकेत बिंदु है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। तो
भारत आगमन मतलब भारत में वो आई थी, तो उनका किस प्रकार से स्वागत किया गया था या क्या कुछ वहाँ पर चल रहा था जब रानी एलिज़ाबेथ भारत में आई, पधारने वाली थी। तो यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी जो रानी थी एलिज़ाबेथ वह अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। तो खबरें कहाँ से आती थी? रोज़ लंदन के अखबारों से आती थी। और क्या क्या आती थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। शानो शौकत का जो आगमन था, रानी का जो था, शाही दौरा जो था, उसकी किस प्रकार से भारत में तैयारियां चल रही है, इंग्लैंड में तैयारियां चल रही है। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान था। तो रानी एलिज़ाबेथ का जो दर्जी था वो भी परेशान था। अब उसकी परेशानी का कारण क्या था कि इस चिंता में था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। कि रानी को 3 देशों की यात्रा करनी थी, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की और नेपाल की। तो जब जाएगी तो कौन से देश में कैसे वस्त्र पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी, सेक्रेटरी होते हैं सचिव, तो उनका सचिव और उनका जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। अर्थात रानी के आने से पहले उनका सचिव और उनका जासूस जो था वो तेज़ गति से दौरा करने वाला था। अर्थात कैसी तैयारियां कहाँ पर चली हुई है, इन सब का जायज़ा लेने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, ज़माना चूँकि नया था, कि ज़माना जो था वो नया आ गया था और ये कोई मजाक भी नहीं था। फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। अगला संकेत बिंदु देखते हैं। देसी विदेशी पत्रकारों पर व्यंग्य। तो अगला संकेत बिंदु है देशी और विदेशी पत्रकारों पर व्यंग्य। अर्थात यहाँ पर लेखक ने पत्रकारों के ऊपर भी व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से पत्रकार किस तरह की खबरें अखबारों के अंदर छाप रहे थे। तो इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। कि इंग्लैंड में जो अखबार छपते थे उन्हीं की कतरने, अर्थात उन्हीं में से काटकर अंश जो थे, छोटे अंश जो थे, वो हिंदुस्तानी अखबारों के अंदर दूसरे दिन चिपके हुए नज़र आते थे। अर्थात वो खबरें नज़र आती थी। और खबरें क्या होती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। अर्थात रानी के कपड़ों की चर्चा होती थी कि कैसे रंग का सूट बनवाया है, कपड़ा कहाँ से मंगवाया है और उसके ऊपर कितना खर्चा आया है। तो खर्चा बताते हैं कि करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। अखबारों में और भी बहुत कुछ छपा, जैसे रानी एलिज़ाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। कि कारनामे का अर्थ होता है कार्य, उनके काम के बारे में, उनके कार्य के बारे में छापा गया। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, तो बावर्ची रसोइया होता है और खानसाम कौन होता है? जो शाही जो पाकशाला होती है उसका जो भंडार होता है, उसका जो प्रबंधक होता है, उसको खानसाम कहते हैं। और अंगरक्षक मतलब उनके जो बॉडीगार्ड थे, उसकी जो सुरक्षाकर्मी जो थे, वो उनकी पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। अर्थात उनके बारे में भी उनकी पूरी जीवनी अखबारों के अंदर छापी गई थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई थी। कि इनके बारे में तो लिखा ही लिखा था, इसके साथ ही जो शाही महल में कुत्ते थे उनकी तस्वीरें भी अखबार में छापी गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। किस चीज़ की बड़ी धूम मची हुई थी? कि रानी भारत आने वाली है, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कि उसकी तैयारियां जो वहाँ चली हुई थी, उनकी गूंज जो थी वो हिंदुस्तान तक आ रही थी। अगला संकेत बिंदु है हिंदुस्तान में सनसनी फैलना। तो अब रानी जब आ रही थी तो इसकी जो हिंदुस्तान में भी इस बात की सनसनी फैली हुई थी। सनसनी फैलना मतलब खलबली मचना, खलबली मची हुई थी।
तो इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि जो ये खबरें आ रही थी अखबार में, इनसे हिंदुस्तान में, भारत में भी सनसनी फैली हुई थी, खलबली मची हुई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। तो रानी कैसा सूट पहनकर आई और उस पर खर्चा कितना आया? रानी ने रेशमी सूट पहना हुआ था, उसके ऊपर खर्चा 5,000 रुपये का आया। और कहाँ उतरने वाली थी? पालम के हवाई अड्डे पर। तो कहते हैं भाई इतना सब कुछ हो रहा था तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए कि जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में, बावर्ची का अर्थ क्या बताया था? रसोइये। तो जो रसोइये थे वो पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, कि जिसके रसोइये भी महायुद्ध में अपने प्राणों को संकट में डालकर लड़ चुके हैं, तो उसकी शान शौकत के क्या कहने। तो ऐसी रानी की शानो शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। तो वही रानी अब कहाँ पधारने वाली थी? दिल्ली पधारने वाली थी। तो अगला संकेत बिंदु, नई दिल्ली का कायापलट, कि जब रानी हिंदुस्तान में आ रही थी तो उसको पालम के हवाई अड्डे पर उतरना था, तो उसके लिए नई दिल्ली का कायापलट कैसे किया गया। मतलब कायापलट का अर्थ क्या है? परिवर्तन करना, बदलाव कर देना। तो नई दिल्ली में किस प्रकार की तैयारियां कर दी गई? रातों रात तैयारियां कर दी गई थी। तो नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुख से निकल गया। बेसाख्ता का अर्थ क्या है? स्वाभाविक रूप से उसके मुख से निकल गया कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। खुदा की रहमत का अर्थ क्या है? ईश्वर की कृपा, कि भाई वह हमारे घर आए है, ईश्वर की कृपा है। कभी हम उनको देखते हैं और कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। मतलब नई दिल्ली में बदलाव शुरू हो गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, कि इस बात का आश्चर्य था कि किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा और किसी ने किसी को देखा भी नहीं, परंतु फिर भी सड़कें जवान हो गई। अर्थात सड़कें जो थी नई हो गई, साफ़ सुथरी हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ़ हो गई। कि जिन सड़कों पर धूल भरी होती थी वो धूल क्या हो गई? बिल्कुल साफ़ कर दी गई, यानी सफाई कर दी गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह से श्रृंगार किया, कि जो इमारतें थी दिल्ली के अंदर, जो ऐतिहासिक इमारतें थी, उन्होंने भी नाज़नीनों की कोमल आंगनी की तरह से श्रृंगार किया हुआ था। अर्थात पुरानी इमारतों के ऊपर रंग रोगन करवा के उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया गया था। तो इस प्रकार से रानी के आगमन पर नई दिल्ली का कायापलट कर दिया गया था। लेकिन बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। कि इतना कुछ होने के बाद भी, कि दिल्ली में इतना कुछ बदल दिया गया था, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। और वह मुश्किल क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक। कि नई दिल्ली में सब कुछ था, अर्थात नई दिल्ली में सारी चीज़ें थी, सब सुविधाएं थी और सब कुछ होता भी जा रहा था। सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, कि सब कुछ हो रहा था और जो कुछ नहीं था उसके हो जाने की उम्मीद भी थी, आशा भी थी। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। तो उस समय जो था वो सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी दिल्ली के लिए? जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक कहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ था, अर्थात देश आज़ाद हो जाने के बाद दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था और जो चीज़ें नहीं थी उनके हो जाने की आशा थी, उम्मीद थी। अब नहीं थी तो सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ पर नाक किसकी प्रतीक बताई थी? मान सम्मान की प्रतीक बताई थी। तो अगला संकेत बिंदु है हमारा नाक की दास्तान। अब लेखक यहाँ पर इस नाक की दास्तान के बारे में बताते हैं। दास्तान का अर्थ क्या है? कहानी। कि भाई इस नाक की भी एक बड़ी लंबी दास्तान है, एक बड़ी लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे कि बड़े तहलके मचे इसके लिए, बड़ी खलबली मची इसके लिए, आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे कि जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने अपनी राय भी, अपने सुझाव भी पेश किए थे। चंदा जमा किया गया था,
कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। बहसें मतलब चर्चा, बातचीत भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे कि अखबारों में उनके बारे में लिख दिया गया था। और बहस किस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। तो बहस किस चीज़ के ऊपर छिड़ी हुई थी? आंदोलन जो हुए, जो प्रस्ताव पास किए गए, चंदा जमा किया गया, नेताओं ने भाषण दिए, बातचीत भी की और अखबारों में भी सब कुछ छापा गया। तो घटना क्या थी कि भाई जॉर्ज पंचम की जो नाक है वह रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में। तो कुछ तो नाक रहने दी जाए इसके पक्ष में थे, और कुछ नाक रहे या ना रहे उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, या नहीं रहनी चाहिए। तो जो नहीं चाहते थे नाक, वो लोग किस में थे? विपक्ष में थे। और ज़्यादातर लोग खामोश थे और अधिकतर लोग जो थे वो चुप थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो जो लोग खामोश थे, जो लोग चुप थे, तो वो दोनों तरफ के थे। कुछ उनमें से पक्ष में भी थे और विपक्ष में भी थे, या हो सकता है पक्ष और विपक्ष दोनों में ही थे। अगला संकेत बिंदु है नाक के लिए हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती। कि जो नाक थी उसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। तो यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। अर्थात पहरेदार जो थे उनके पास हथियार होते थे और ऐसे पहरेदारों को पहरेदारी के लिए वहाँ पर लगा दिया गया था। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए, कि किस में इतना साहस था, कितनी हिम्मत थी कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुँचा दिया गया था। अजायब घर, म्यूज़ियम, तो वहाँ पर भेज दिया गया था कि जहाँ पर पुरानी चीज़ों का संग्रह होता है या मृत जो चीज़ें होती हैं उनके अंश वहाँ पर रखे जाते हैं, तो वहाँ पर भेज दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध तक होता रहा है, और कहीं कहीं पर तो इन ऐसी लाटों के लिए, लाट का अर्थ होता है मूर्ति, तो ऐसी जो मूर्तियां थी उनकी नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, मतलब छिपकर युद्ध भी होता रहा है। अगला संकेत बिंदु है लाट की नाक का गायब होना। लाट का अर्थ क्या बताया था बच्चों? मूर्ति। तो मूर्ति की नाक का गायब होना। तो उसी ज़माने में यह हादसा हुआ, हादसा दुर्घटना कि उसी ज़माने में, उसी समय में एक यह हादसा हुआ, दुर्घटना घटित हुई कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक का अर्थ होता है अचानक, गायब हो गई। कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उसकी नाक अचानक से गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, कि जिन पहरेदारों को तैनात किया गया था हथियारों के साथ, वो अपनी पहरेदारी पर वहाँ तैनात रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। कि गश्त भी लगती रही, कि पहरेदार वहाँ घूमते भी रहे, लेकिन फिर भी लाट की नाक चली गई, अर्थात जो मूर्ति की नाक थी वह गायब हो गई थी। तो बच्चों, जितना आज हमने अंश पढ़ा, इसी के आधार पर हमने आपको प्रश्न दिए हैं लिखने के लिए। इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पाठ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा बहुत मुझे ये समझ नहीं आया, तो उसके लिए आप इस पाठ को खुद से पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी के हिंदुस्तान आगमन पर अखबारों में क्या क्या छप रहा था। दूसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक किसने काटी होगी और क्यों। यहाँ दो प्रश्न पूछे हैं, एक ही प्रश्न के अंदर दो बातें पूछी गई है। तो पहले प्रश्न को पूरा पढ़ो, उसके बाद ही उत्तर लिखो। तो दो प्रश्न हैं, किसने काटी और क्यों काटी होगी। तीसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के आगमन के समय कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी। कि जब रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी तो ऐसी कौन सी समस्या थी, ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो भारतीयों के सामने खड़ी हो गई थी। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सुंदर लेख में
और त्रुटियों को सुधारते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। त्रुटियों के ऊपर विशेष ध्यान दें। उत्तर लिखने के बाद अपने उत्तर को एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद जहाँ आपको गलतियाँ मात्राओं की लगती है, अनुस्वार की लगती है, चंद्र बिंदु की लगती है, तो उन गलतियों को सुधारें।